The Adventure of the Sign of Four। वो रुका और विस्की पीने के लिए हाथ बढ़ाया जो होम्स ने उसके लिए ओंडेला था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे इस आदमी के लिए खौफ हो गया था, न सिर्फ उसकी बेरहमी के लिए बल्कि अपनी बेरहमी बताने के शांत तरीके के लिए भी। उसके लिए जो भी सज़ा तय थी, मुझे लगा कि मुझे उसे कोई सहानुभूति नहीं मिलती। शेरलॉक होम्स और जोन्स घुटनों पर हाथ रखे बैठे रहे, कहानी में खूब रुचि दिखाते हुए, पर उनके चेहरे पर अब भी उतनी ही नफरत के भाव थे। उसने ये भाव पढ़ लिए होंगे क्योंकि उसकी आवाज़ और हाव भाव में इसके बाद चुनौती का पुट आ गया था। ये सब कुछ बेशक बहुत बुरा था, वो बोला। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जगह कितने लोग खजाने में अपना हिस्सा लेने से मना करते हैं, जबकि उनको पता होता कि मना करने पर गला काट दिया जाएगा। इसके अलावा किले के अंदर जाने पर या तो उसकी जिंदगी खत्म होती या मेरी। अगर वो निकल भागा होता तो पूरी बात खुल जाती और मेरा कोर्ट मार्शल हो गया होता और शायद शूट भी कर दिया जाता, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई भी दया नहीं दिखाता है। अपनी कहानी कहते जाओ, कुछ देर बाद होम्स ने कहा। खैर, अब्दुल्ला अकबर और मैं उसकी लाश को अंदर ले गए। इतना छोटे कद का होने पर भी वो खासा भारी था। मोहम्मद सिंह को गेट की निगरानी के लिए छोड़ गया था। हम उसे उस जगह ले गए जो सिखों ने पहले से ही तैयार कर रखी थी। वो थोड़ी दूर थी, जहां एक घुमावदार गलियारा एक खाली हॉल तक जाता था, जिसकी ईंटों की दीवारें ठहर रही थी। फर्श एक जगह धंस गया था, जिससे नेचुरल कब्र सी बन गई थी। इसलिए हमने व्यापारी अचमेत को वहां ईंटों से ढकने के बाद छोड़ दिया। ये कर हम वापस खजाने के पास पहुंचे। खजाना वहीं पड़ा मिला जहां पहला हमला होने पर उसने गिरा दिया था। ये वही बक्सा है जो इस वक्त मेज पर खुला पड़ा है। इसके ऊपर के नक्काशीदार कुंडे पर रेशमी डोरी में चाबी लटकी मिली थी। हमने खुला और लालटेन की रोशनी ऐसे जवाराहतों पर चमकी जिनके बारे में मैंने तब पढ़ा और सुना था जब मैं छोटा था। उनको देखकर आंखें चौंधिया गई। जब हमारी आंखें उन्हें देखकर भर चुकीं, तो हमने उनकी लिस्ट तैयार की। 143 हीरे थे, पहले पानी के, और इनमें वो हीरा भी शामिल था जिसे ग्रेट मुगल कहा जाता था और जिसे पूरी दुनिया भर का दूसरा सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। फिर 97 पन्ना थे, 170 मणिक जिनमें कई काफ़ी छोटी थी, 40 कार्बंकल थे, 210 नीलम, 61 सुलेमानी पत्थर और ढेर सारे बिल्लो और गोमेद, फिरोजे और दूसरी तरह के कीमती पत्थर भी थे जिनके उस वक्त मैं नाम भी नहीं जानता था। हालांकि अब मैं उनको पहचानने लगा हूँ। इसके अलावा करीब 300 बेहतरीन मोती थे, जिनमें से 12 मोती सोने के मुकुट में जड़े थे, पर ये संदूक से निकाले जा चुके थे और जब मैंने देखा तब ये संदूक में नहीं थे। अपना खजाना गिनने के बाद हमने उसे वापस संदूक में डाला और मोहम्मद सिंह को दिखाने गेट की तरफ चल दिए। फिर हमने गंभीरता से अपने वादे दोहराए कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे और अपने भेद के लिए सच्चे रहेंगे। हमने फैसला किया कि खजाना किसी सेफ जगह छुपा देंगे और जब देश में फिर से शांति होगी तब आपस में बांट लेंगे। अभी बांटने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हमारे पास अगर इतने कीमती जेवर पाए जाते तो शक उठ खड़ा होता और किले में अपनी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां दूसरों की पहुंच नहीं थी। इसलिए हम संदूक उठाकर वहीं ले गए जहां हमने लाश गाड़ी थी। वहां सबसे अच्छी दीवार में कुछ ईंटों के नीचे हमने खोखली जगह बनाई और खजाना रख दिया। हमने इस जगह को ध्यान से पहचान लिया और अगले दिन मैंने 4 नक्शे बनाए और 4 निशान बनाए, क्योंकि हमने तय किया था कि हर एक आदमी चारों के लिए काम करेगा, जिससे कोई भी अकेला इसका फायदा ना उठा सके। वो एक ऐसा वादा है जो मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूँ कि मैंने निभाया। खैर, मेरी ये बताने का कोई फायदा नहीं कि भारत के विद्रोह का क्या नतीजा निकला। विल्सन के दिल्ली जीतने के बाद सर कॉलिन ने लखनऊ को राहत दी और इससे विद्रोह की कमर टूट गई। नए सैनिक आते गए और नाना साहब कहीं छिप गए। कर्नल ग्रेट हेड के नेतृत्व में सेना आगरा आई। देश में अमन कायम होता दिखाई दे रहा था और हम चारों दोस्त उम्मीद कर रहे थे कि वक्त आ गया है कि हम आराम से अपनी लूट का हिस्सा ले जा सकते हैं। पर एक पल में ही हमारी सारी उम्मीदें बिखर गईं
और हम अचमेत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो गए। ये सब ऐसे हुआ जब राजा ने अपने जेवर अचमेत सिंह को सौंपे थे। वो जानता था कि अचमेत भरोसे का आदमी है, पर पूर्व में लोग शक्की मिजाज के होते हैं, तो इस राजा ने एक और भरोसेमंद नौकर को पहले ही जासूसी पर लगा दिया था। दूसरे आदमी को हिदायत दी कि कभी भी अचमेत को आंखों से ओझल ना होने दे, और वो उसके पीछे छाया की तरह लग गया। उस रात वो उसके पीछे था और उसने अचमेत को दरवाजे के अंदर जाते देखा। उसने सोचा कि अचमेत को अंदर किले में शरण मिल गई है और वो भी अंदर आ गया, पर उसे अचमेत कहीं नहीं मिला। उसे ये बात अजीब लगी कि उसने एक सार्जेंट से इसके बारे में बात की, जिसने इसकी खबर कमांडर को दी। जल्दी से खोज जारी हुई और लाश मिल गई। ऐसे हमने जब सोचा कि सब सुरक्षित है, तभी हम चारों पकड़े गए और हम पर खून का इल्ज़ाम लग गया। हम में से 3 को इसलिए कि हम गेट पर थे, और चौथे को इसलिए कि वो मारे गए आदमी के साथ था। तहकीकात के दौरान जेवरातों का कोई जिक्र नहीं छिड़ा, क्योंकि राजा का तख्त छिन चुका था और उसे देश के बाहर खदेड़ दिया गया था, इसलिए किसी को भी उनमें खास इंटरेस्ट नहीं था। पर हत्या साफ साबित हो गई थी और जाहिर था कि हम सभी उसमें शामिल थे। तीनों सिखों को उम्र कैद और मुझे मौत की सज़ा मिली। हालांकि बाद में बाकियों की तरह मेरी सज़ा भी उम्र कैद में तब्दील हो गई। हमारे लिए बड़े अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए थे। हम चारों पैरों में बेड़ियां पहने हुए थे और हमारे वहां से निकल पाने की कोई उम्मीद नहीं थी, जबकि हम में से हर एक के पास एक ऐसा राज था कि हम महलों के मालिक बन सकते थे। हर छोटे मोटे गोरे अफसर की लात घूंसे खाना ही दिल दहलाता था, जबकि बाहर दौलत हमारा इंतज़ार कर रही थी। ये हालात मुझे पागल कर देते, पर मैं हमेशा से अड़ियल किस्म का रहा हूँ, इसलिए मैं सब्र से सही वक्त का इंतज़ार करने लगा। आखिरकार मुझे लगा कि सही वक्त आ गया है। मुझे आगरा से मद्रास भेज दिया गया और इस अंडमान के ब्लेयर द्वीप पर। इस जगह बहुत कम गोरे मुलाजिम थे, और क्योंकि मेरा बर्ताव अच्छा था, मैं जल्द ही उनकी नज़रों में चढ़ गया। मुझे होप टाउन में एक कुटिया दे दी गई, जो माउंट हैरियट की चढ़ाई पर एक छोटी सी जगह है, और वहाँ पर मैं ज़्यादातर अकेला ही रहता था। ये बड़ी वीरान, ज्वर से घिरी जगह है। हमारे इर्द गिर्द जंगली आदमखोर रहते थे, जो मौका मिलते ही हम पर जहरीले तीर छोड़ सकते थे। वहाँ पर खुदाई और खेती की जाती थी, इसलिए हम सारा दिन बिजी रहते। हालांकि शाम के वक्त हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाता था, और चीज़ों के अलावा मैंने सर्जन के लिए दवाइयाँ लाना सीखा और उसके बारे में भी सीखा। सारे वक्त मैं भाग निकलने के तरीके ढूंढता रहा, पर यह जगह किसी और जगह से सैकड़ों मील दूर है और समुद्र में बहुत कम हवा बहती है, इसलिए निकल भागना बड़ा कठिन था। सॉमरटन अच्छे स्वभाव का युवक था और दूसरे जवान अफसर उसके कमरे में ताश खेलने शाम को जमा होते थे। चीर फाड़ का कमरा जहां मैं दवाइयां बनाता था, इसकी बैठक से लगा हुआ था, और दोनों के बीच एक छोटी सी खिड़की थी। अक्सर जब मुझे अकेलापन लगता, तो मैं सर्जरी की रोशनी बुझा देता और फिर खिड़की पर खड़ा होकर उनकी बातें सुनता और उन्हें खेलते देखता। मैं खुद ताश खेलने का शौकीन हूँ, और उन्हें देखकर मुझे लगता कि मैं ही खेल रहा हूँ। वहाँ मेजर शॉल्टो, कैप्टन मार्स्टन और लेफ्टिनेंट ब्राउन थे, जो आदिवासियों की सेना की कमान संभाले हुए थे, और खुद सर्जन और 2-3 जेल अधिकारी जो चालाक किस्म के थे। उनकी मजलिस अच्छी जमती थी। खैर, जल्द ही एक बात मेरी समझ में आ गई कि फौजी हमेशा हारते थे और नागरिक जीतते थे। मैं ये नहीं कह रहा था कि कुछ घपला था, पर ऐसा ही था। इन जेल के अधिकारियों ने अंडमान में आने के बाद ताश खेलने के सिवा कुछ नहीं किया था और एक दूसरे का खेल समझते थे, जबकि दूसरे लोग यूं ही वक्त बिताने के लिए खेलते थे और ऐसे ही पत्ते डाल देते थे। हर रात फौजी अपनी हल्की जेब पाते, और जितनी हल्की पाते उतना ही और खेलना चाहते। मेजर शाल्टो पर सबसे ज़्यादा असर हुआ था। पहले तो वो नोटों और सोनों से खेलता था, पर जल्द ही वो बड़ी रकम के लिए खेलने लगा। कभी कभी कुछ बाजियां जीत जाता, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बना रहे, और फिर उसकी किस्मत और भी बिगड़ जाती। सारा दिन वो काले तूफान की तरह घूमता रहता और ज़रूरत से ज़्यादा पीने लगा। एक रात वो हमेशा से कुछ ज़्यादा हार गया। मैं अपनी कॉटेज में बैठा था कि वो और कैप्टन मार्स्टन अपने कमरे में जाते लड़खड़ाते हुए गुजरे। वो दोनों दिली दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे।
मेजर अपनी हार के बारे में बता रहा था। सब खत्म हो गया मास्टर, मेरे कॉटेज से गुजरते हुए वो कह रहा था। मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं बर्बाद हो गया हूँ। बकवास मत करो यार, उसके कंधे पर धौल मारते हुए दूसरा बोला। मेरे साथ भी बहुत बुरा वक्त आ चुका है, पर मैं इतना ही सुन पाया, पर इतना ही मेरे लिए सोचने को काफ़ी था। 2 दिन बाद मेजर शाल्टो समुद्र के किनारे घूम रहा था, इसलिए मैंने उससे बात करने का मौका निकाला। मैं तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ मेजर। हाँ स्मॉल, क्या बात है? उसने चुरूट सुलगाते हुए कहा। मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैंने कहा, छुपे हुए खजाने को सौंपने के लिए कौन सही रहेगा? मुझे मालूम है कि आधा मिलियन कहाँ पर है, लेकिन मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता। मैंने सोचा कि अच्छा रहेगा कि मैं सही अधिकारियों तक उसे पहुंचा दूं, और फिर शायद वो मेरी सजा कम करा देंगे। आधा मिलियन? स्मॉल, बस भरकर उसने गौर से मुझे देखा कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, जेवरातों और मोतियों के तौर पर किसी के लिए भी तैयार है वो खजाना। और सबसे अजीब बात यह है कि उनका असली मालिक कानून के शिकंजे में है और किसी तरह की संपत्ति नहीं रख सकता, इसलिए वो सारी दौलत उसकी है जो उसको सबसे पहले हासिल कर ले। वो हकलाया सरकार को, पर उसने ये बात हिचकते हुए कही और मैं समझ गया कि वो मेरे चंगुल में आ गया। तो फिर आप सोचते हैं सर कि ये खबर गवर्नर जनरल को दे दूं? मैंने धीरे से पूछा। अरे नहीं, तुम कोई भी कदम जल्दबाजी में मत लेना कि बाद में पछताना पड़े। मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ स्मॉल, सब बातें बताओ। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई, इधर उधर कुछ फेरबदल करके, जिससे वो ये ना भाप सके कि ये किस जगह का किस्सा है। जब मैंने कहानी खत्म की तो वो सन्नाटे में खड़ा रह गया। उसके फड़कते होंठ से मैं समझ गया कि उसके अंदर उथल पुथल चल रही थी। ये बहुत ज़रूरी बात है स्मॉल, आखिर में वो बोला। इसके बारे में किसी से एक भी शब्द मत कहना। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। 2 रातों बाद वो और उसका दोस्त मास्टन लालटेन लेकर रात के अंधेरे में मेरे पास आए। मैं चाहता हूँ कि कैप्टन तुम्हारे ही होठों से सारी कहानी सुने स्मॉल, वो बोला। मैंने पहले की तरह पूरा किस्सा दोहरा दिया। सच्ची बात लगती है, हैं? वो बोला। इस पर काम करना चाहिए। कैप्टन मास्टन ने सिर हिलाया। देखो स्मॉल, मेजर बोला, हम इसके बारे में सोचते रहे हैं। ये मेरा दोस्त है और हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि तुम्हारा ये राज कोई सरकारी मसला नहीं रह गया है, बल्कि तुम्हारा निजी मामला है और तुम उसका जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। अब सवाल ये है कि तुम उसकी कितनी कीमत मांगना चाहोगे। हम इस मामले पर काम करने को तैयार हैं, पर हम सौदा करना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे थे कि शांत और बेपरवाह दिखाई दे, पर उसकी आंखें उन्माद और लालच से चमक रही थीं। दोस्तों, कहानी अब भी जारी है। इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करते चलें ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।